हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज बिहार सीरीज में बिहार के मिट्टी को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, बिहार मिट्टी का जहाँ भी प्रकृति होती है, मिट्टी की जो प्रकृति होती है उसका जो स्वरूप होता है, स्वरूप से मतलब कि उसमें वो किस टाइप की मिट्टी होगी, ये इस चीज़ के निर्धारण में सबसे मूल चीज़ क्या होता है कि उसका जो भौतिक परिवेश जहाँ वो मिट्टी है वहाँ क्या है। अगर नदी है, प्रवाहित नदी है, पठार है, पर्वत है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है। तो उसी क्रम में बिहार में भी ठीक वैसी ही परिस्थितियाँ हैं मिट्टियों के निर्माण में, और उसी टाइप की मिट्टियाँ जो जिस क्षेत्र में जैसा भौतिक स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है और वैसी ही मिट्टियाँ पाई जाती है। तो उस क्रम में चलिए हम लोग आगे देखते हैं एक बार कि हम लोग क्या जानते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में, बिहार के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में पर्वत का थोड़ा सा विस्तार है। कौन सी पर्वत? पीछे हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं और पीछे डिस्कस कर भी चुके हैं, नहीं है तो पीछे के वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा आप लोगों को कि वहाँ पे सोमेश्वर रेंज की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में। और है क्या कि देखिए, पर्वत, अगर पर्वत कहीं पे होगा, ये पर्वत है, तो इसके नीचे की मिट्टियाँ क्या होगी? इसके अपघर्षण के द्वारा, टूटने फूटने से जो नीचे आएगा, हवा के द्वारा, घर्षण, पानी के द्वारा, जो भी है, इसके टूटने फूटने के पश्चात जो मिट्टी का निर्माण होगा वही उस प्रकृति की मिट्टी होगी। तो पर्वत से क्या टूटेगा? पत्थर, वो और ज़्यादा छोटा टुकड़ा बन जाएगा, तो क्या होगा उसका? बालू के कण। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इस क्षेत्र में पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। इसका प्रकृति क्या समझे हम लोग कि इसकी प्रकृति क्या होगी? कंकरीली पथरीली प्रकृति की मिट्टी होगी। और अगर कंकरीली पथरीली प्रकृति की मिट्टी होगी, बलुई मिट्टी होगी, तो उसमें क्या होगा? उपज का बात करें तो उपज ना के बराबर होगा। तो ठीक वैसा ही है, इस क्षेत्र में उपज का वैसा कोई विशेष नहीं होता है, फसल का उपज, और ये पर्वतपादीय मिट्टी पाई जाती है। तो अब हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि पर्वतपादीय मिट्टी, अगर कोई एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, पर्वतपादीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो किधर? उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये पर्वतपादीय मिट्टी का क्लियर हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पे? तो उसके बाद चलते हैं कि दूसरी तरफ, दूसरी मिट्टी को देखते हैं कि कहाँ पे दूसरा। तो देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि बिहार के उत्तर, मैप कोई भी जो होता है इधर क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो बिहार के उत्तर में का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो नेपाल से लगता है। और क्या जानते हैं? नेपाल के अधिकतर क्षेत्र में हिमालय पर्वत का विस्तार है। और हम लोग कॉमनली ये सुनते होंगे कि पहाड़ की तराई क्षेत्र, तराई किसे कहते हैं? पर्वत का ठीक नीचे का जो प्लेन का हिस्सा होता है, समतल मैदान, प्लेन से मतलब समतल मैदान, उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। तो बिहार के यहाँ से, बिहार के उत्तरी क्षेत्र का पूरा नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र से लगता है, बिहार का उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र से, तो यहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है। अब तराई मिट्टी की प्रकृति, तराई मिट्टी ये दलदली किस्म की मिट्टी होती है, नमी की अधिकता होती है इसमें, दलदली प्रकार की मिट्टी होती है। दलदली होने का इसका रीज़न ये है कि हम सब जानते हैं कि हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग बता सकते हैं, जैसे कोसी है, महानंदा है, कमला है, बागमती है, बलान है, गंडक है। जिस गंडक से त्रिवेणी नहर डैम बनाया गया है, उससे त्रिवेणी नहर निकाली गई है। तो ये सब उत्तर बिहार की सभी हिमालयी नदियां हैं और इससे हमेशा पानी निकलता है। तो पानी आने का सोर्सेज क्या है? इधर से ही है। तो इस क्षेत्र में जो तराई मिट्टी पाई जाती है, इसमें नमी की अधिकता होती है और ये दलदली किस्म की मिट्टी होती है। ठीक है, उपज की पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक फैली हुई है।
दलदली किस्म की मिट्टी है। अगर फसल की बात करें कि इसमें किस प्रकार का फसल होता है, तो इसमें मुख्य रूप से होता है धान, जूट, जिसको पटसन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और गन्ना। गन्ने की खेती होती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग जानते हैं कि बिहार को दो भागों में, बिहार के बीचों बीच, बिहार का भौतिक स्वरूप कैसा है, आयताकार है, और बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है जो बिहार को दो भागों में बांटती है। उत्तरी गंगा का मैदान, जिसे जानते हैं हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान, और दक्षिण गंगा के मैदान के नाम से ये बिहार में बहती है, जो बक्सर में प्रवेश करती है चौसा के पास और कटिहार के पास निकलती है, पश्चिम बंगाल में जाती है ये, ठीक है। तो दो उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा के मैदान के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए उत्तरी गंगा के मैदान में अभी जो हम लोग बात किए कि बहुत सारी हिमालयी नदियाँ प्रवाहित होती है। उत्तरी गंगा के मैदान में हिमालयी नदियों में हम लोगों ने पीछे बात किया अभी कि गंगा नहीं, कोसी, महानंदा, बागमती, कमला, बलान, गंडक, ये सभी प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये सभी मुख्य नदियां जिसको हम बोल सकते हैं ये सभी हिमालयी नदियां। और हिमालयी नदियों का क्या होता है, विशेषता होती है कि उसमें वर्ष भर पानी प्रवाहित होता है, ठीक है। और उत्तरी बिहार में हम लोग देखें अगर इसको, तो बिहार में 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है बिहार में। औसत वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है। लेकिन अगर इसी को तोड़ के देखें तो उत्तर बिहार में 130 से 140 सेंटीमीटर वर्षा सिर्फ उत्तर बिहार में हो जाता है, ठीक है। तो जिस कारण से हम लोग क्या देखे थे उसमें कि जो इस उत्तर बिहार का अधिकतर क्षेत्र क्या होता है, बाढ़ से प्रभावित होता है। लगभग 28 जिला, उस 28 जिले में मैक्सिमम जिला जो है वो उत्तर बिहार का होता है जो बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ की क्योंकि ये हिमालयी नदियाँ हैं, ऑलरेडी इसमें पानी रहता है, और जब इधर इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये पहाड़ से उतरती है, ऊपर से जब नीचे आएगी तो वेग होता है, और नीचे आने के बाद ये फैल जाती है जहाँ इसका स्वरूप उथला किस्म का है। तो इसमें इन नदियों में जब बारिश होता है तो क्या होता है, ये पानी फैल जाता है और जो बाढ़ का स्वरूप ले लेता है। तो बाढ़ का स्वरूप लेने के कारण क्या होता है कि ये हर एक साल अपने साथ नई मिट्टियाँ लाती है जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहता है, खादर। और बिहार का लगभग 90% जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है। 90% बिहार का, इसमें उत्तर बिहार का मुख्य हिस्सा होता है जो लगभग नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है वो देख लिए हम लोग कि बाढ़ से आने वाली हर एक साल जो बाढ़ आता है वो अपने साथ जो नई मिट्टियों को बहा के लाता है, और बाढ़ खत्म होने के बाद वो पूरे क्षेत्र में मिट्टी को फैला देता है, जिससे नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये उपज की दृष्टि से बहुत उत्तम किस्म का मिट्टी माना जाता है। इसमें सभी पोषक तत्व है, और इसमें मुख्य रूप से अगर फसल की बात करें तो इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी में होता है मुख्य रूप से यहाँ पे धान, गेहूँ, मकई, जूट आदि फसल का उत्पादन इसमें होता है, ठीक है। तो ये लगभग उत्तर बिहार का मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। तो तीसरी मिट्टी देखा हमने, पहली मिट्टी क्या देखा, पर्वत पादीय मिट्टी, दूसरा देखा तराई मिट्टी, तीसरा देखा नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहते हैं। उसके बाद एक उत्तर बिहार में मिट्टी पाई जाती है, इसे कहा जाता है बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी। ये उस क्षेत्र होता है, दोआब किसको कहा जाता है, दो नदियों के बीच का जो प्लेन का हिस्सा होता है उसको दोआब कहा जाता है। तो उस क्षेत्रों में होता क्या है, कभी कभार अगर उस क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आने से वहाँ पे वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, वहाँ पे उस
हर एक बार बाढ़ नहीं आता है, जिससे उस दोआब क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है बांगर मिट्टी। अब देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी उपज की दृष्टि से ये भी उत्तम किस्म की मानी थी, परंतु इसके साथ एक शर्त ये होती है कि इसमें अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो ये बहुत उत्तम किस्म की मिट्टी हो जाती है उपज के लिए, और फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी की तरह ही इसकी भी उर्वरता काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन बस कंडीशन वही है कि इसमें आपको सिंचाई का अगर व्यवस्था कर दिया जाए तो ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। इसमें फसल का बात अगर करें तो इसमें दलहन की फसल जैसे अरहर, मूंग, धान, गेहूं आदि फसल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सी मिट्टी देखा उत्तरी बिहार में? पर्वतपातीय मिट्टी 1 नंबर, दूसरा तराई मिट्टी, तीसरा खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी, चौथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। ठीक है, ये उत्तरी बिहार में देखे हम लोग। अब इसके बाद चलते हैं दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में गंगा नदी के ठीक किनारे किनारे, गंगा नदी के ठीक किनारे किनारे बक्सर से लेकर कटिहार तक, भागलपुर कटिहार तक 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, ये 8 से 10 किलोमीटर का एक चौड़ा पट्टी पाया जाता है। 8 से 10 किलोमीटर का इसकी चौड़ाई होती है। 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में एक चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ टाल क्षेत्र कहलाता है। टाल क्षेत्र किसे कहते हैं? टाल क्षेत्र उसे कहते हैं जिस क्षेत्र में बरसात के समय में जो पानी के द्वारा जलमग्न हो जाता है, लेकिन बरसात खत्म होने के पश्चात जब पानी अपने मूल नदी में वापस लौट जाती है तो उस क्षेत्र में उस पानी के द्वारा जो मिट्टी का विस्तार किया जाता है उसी को टाल मिट्टी कहा जाता है। ये बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी हिस्से में एक ठीक एकदम किनारे किनारे 8 से 10 किलोमीटर के एक चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ क्षेत्र होता है। इसे टाल क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें जो मिट्टी का निर्माण होता है, इस गंगा नदी से पानी के बाहर निकलने के पश्चात जो इस क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण किया जाता है हर एक वर्ष, इसे टाल मिट्टी कहते हैं। इसमें अगर फसल का बात किया जाए तो इसमें वर्ष में एक फसल, सिर्फ रबी फसल का उत्पादन हो पाता है। इसमें सिर्फ इस टाल मिट्टी में सिर्फ हम लोग रबी फसल का उत्पादन कर पाते हैं। ठीक है, रबी फसल का उत्पादन होता है, लेकिन ये उपज की दृष्टि से काफ़ी उन्नत किस्म की मिट्टी होती है। क्यों? और इसमें मुख्य रूप से गेहूं और सब्जी की उन्नत खेती की होती है। गेहूं और सब्जी की उन्नत खेती होती है। इसमें रबी फसल की खेती इस टाल मिट्टी में होती है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण बिहार में दूसरी मिट्टी है जिसे कहते हैं हम लोग बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी का निर्माण कहाँ पे होता है? इस कैमूर रोहतास, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इधर कैमूर रोहतास, फिर इधर बक्सर है। तो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में बलुई मिट्टी पाई जाती है और होता है। और ये कंकरीली बलुई मिट्टी होती है। इसमें पानी रोकने की भी क्षमता नहीं होती है और पोषक तत्व के मामले में बिल्कुल नगण्य होता है, जिस कारण से इसमें कृषि संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दक्षिण बिहार का गंगा नदी, ये कैमूर के बाद का क्षेत्र, गंगा नदी के इस टाल मिट्टी के, और इधर से इस झारखंड के बाद का जो क्षेत्र है दक्षिण बिहार का क्षेत्र, इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब वो होता क्यों है कि यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि दक्षिण बिहार में भी कुछ नदियाँ हैं जिसमें हम लोग सोन, फल्गु, पुनपुन, इन नदियों के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसके द्वारा, ये मुख्य रूप से बरसाती नदियां हैं, तो इसीलिए हर एक वर्ष तो यहाँ इसमें बाढ़ आता नहीं है। तो इसके द्वारा जो इस क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण किया जाता है उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। लेकिन इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी का होता क्या है कि इसमें
अगर सिंचाई की, इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी या कड़ेल केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें अगर सिंचाई का व्यवस्था कर दिया जाए तो इसमें अच्छी किस्म की फसल का उत्पादन किया जा सकता है, जिस कारण से हम लोग जानते क्या है कि सोन नदी पे एक टिहरी के समीप एक डैम बनाया गया है, जहाँ से दो नहर निकाली गई है। एक पश्चिम की तरफ टिहरी डैम, सुने होंगे नाम आप लोग, और एक पूरब की तरफ दो नहर निकाला गया है सोन नदी पे डैम बना के, टिहरी डैम, जिससे कि पटना शहर, पटना के क्षेत्र को और इधर इस क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र को में सिंचाई की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण कि यहाँ पे इस क्षेत्रों में अच्छी किस्म, इससे जो पानी का प्रबंध हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में अच्छी पैदावार ली जाती है। जिसमें हम लोग जानते हैं कि पटना का नवादा शहर जो है उसमें सब्जी के लिए जाना जाता है कि उसमें सब्जी की उत्तम खेती उस क्षेत्र में की जाती है। उसका मेन कारण यही है कि इसमें सिंचाई का जो उत्तम प्रबंध, इस नहर के द्वारा पानी मिल जाता है, जिससे यहाँ पे सिंचाई हो पाती है, जिससे इसमें उत्पादन होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मकई, गेहूँ, जौ, ये सब किया जाता है। उसके बाद है लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी झारखंड के पठारी क्षेत्र से सटा हुआ जो क्षेत्र है, इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, इसका लाल रंग इसमें फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। फेरस ऑक्साइड, ये मिट्टी फेरस ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल होता है। इसमें आयरन की बहुत अधिक मात्रा होती है और इसमें अगर पानी डाल दिया जाए, अगर गीली हो जाए ये मिट्टी, तो ये लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, अगर इसमें पानी ये गीली हो जाए तो ये हल्का पीला रंग धारण कर लेती है, इसलिए इसे लाल मिट्टी या पीली मिट्टी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, इसमें यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में जो फसल की बात होती है तो इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज का उत्पादन होता है। अगर इसमें फसल की बात करें तो इसमें मोटा अनाज का उत्पादन, जैसे ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी, जिसका विस्तार बक्सर से लेके भागलपुर क्षेत्र का 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। उसके बाद जम्मू, कैमूर और रोहतास के पास देखा बलुई मिट्टी। उसके बाद क्या देखा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या करेल केवाल मिट्टी, जिसमें सब्जी की खेती मुख्य रूप से की जाती है। इसके सिवा यहाँ पे धान, गेहूँ, दलहन फसल की भी खेती की जाती है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, जिसमें फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, बिहार में, उत्तर बिहार में मुख्यतः चार प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतपादीय मिट्टी, जिसका क्षेत्र किधर है, उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में। उसके बाद तराई मिट्टी, जिसका क्षेत्र बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, पश्चिमी चंपारण के पास से लेके और किशनगंज तक 8 से 10 किलोमीटर के चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद क्या देखा हमने, नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर कहा जाता है। उसके बाद कौन सी है, चौथी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे बांगड़ कहा जाता है। उसके बाद दक्षिणी बिहार में हम लोगों ने क्या देखा, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे में 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ बक्सर से लेके भागलपुर तक का क्षेत्र, जिसे कौन सा, टाल मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद क्या देखा हमने, बलुई मिट्टी, जो जमुई और कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी या करेल या केवाल मिट्टी को देखा, जिसमें अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो सिंचाई के लिए टिहरी पे डैम बना के पूर्व और पश्चिम के तरफ सोन से दो नहरें निकाली गई है, जिससे इस क्षेत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसके कारण यहाँ पे सब्जी की एक उन्नत खेती की जाती है। साथ ही और भी बहुत सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है झारखंड के इस पठारी क्षेत्र के थोड़े से हिस्से में कौन सी, लाल और पीली मिट्टी, इसमें आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कहिए, इसकी अधिकता होती है, इसमें आयरन की अधिकता अधिक होती है। तो दोस्तों,
इस प्रकार से हम लोगों ने मिट्टी के उत्तरी बिहार में देखा मुख्य रूप से 4 मिट्टी, दक्षिणी बिहार में भी देखा मुख्य रूप से 4 मिट्टी तो पाई जाती है। और दोनों का क्षेत्र में नदी के प्रवाह भौतिक स्वरूप के आधार पर मिट्टी के प्रकार में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार के मिट्टी को समझा। इस बिहार के मिट्टी को अगर समझा, इसके साथ साथ हम लोगों को एक बेसिक नॉलेज क्या मिला कि किस क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो अपना कॉमन सेंस लगा के ये भी बोल सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी फसल का उत्पादन हो सकता है या होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया। आगे फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।